नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान के रूप में विकास सियाग, जिनका मैं परिचय करना चाहता हूं। इन्होंने हाल ही में जो RS 2023 का परिणाम आया है, पूरे राजस्थान से 10वीं रैंक लाए हैं। ये अभी बीकानेर के कोलायत तहसील के निवासी है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा परिचय कि मैं इनका रूममेट रहा हूँ राजाराम तेतरवाल। और तैयारी के दौरान एक वादा कर रखा था हम दोनों ने। इन्होंने कहा जब भी मैं अगर SDM बन गया तो सबसे पहला इंटरव्यू आपको ही दूंगा, अपने रूममेट को ही दूंगा। तो ये आज सबसे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले विकास कुमार को बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत। और ये अपना कुछ संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम विकास सियाग है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, मैंने RS 2023 परीक्षा में 10वीं रैंक प्राप्त की है और मैं गांव कोलायत, जिला बीकानेर का निवासी हूं और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो सर, सबसे पहला आपको ये प्रश्न पूछा जाए, अधिकांश बच्चों अभ्यर्थियों की यही इच्छा होती है कि SDM का सपना है, जो आपको कहाँ से आया, कैसे हुआ ये सब चीज़ें? अचानक ऐसे आपने 10वीं रैंक लाकर पूरे राजस्थान में अपना नाम पूरा प्रसिद्ध कर दिया, तो कैसे हुआ ये सब? सर, ऐसा सच कह सकते हैं, सपना जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जिस कंडीशन में हमने शुरुआत की थी वहाँ पे SDM का सपना देख भी नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। बाड़मेर से हम पलायन करके आए थे। जो मेरा पैतृक गांव है, ओरिजिन वो गुड़ा मलानी बाड़मेर है। वहाँ से यहाँ आए तो ना तो कोई इनकम सोर्स था ना कुछ था। गांव में प्रारंभिक शिक्षा तो उसे नहीं कह सकते, मतलब हाँ, स्कूल गए थे। अच्छा, आपका मतलब बीकानेर के नहीं हो आप? नहीं, मैं अभी 35-40 साल से हम कोलायत निवासी है, अच्छा। लेकिन पैतृक गांव जो है वो गुड़ा मलानी बाड़मेर में है। तो अभी कोलायत के ही मान सकते हो 35-40 साल में हाँ। मूल निवासी हो जाता है। तो उसके बाद से प्रारंभिक शिक्षा गांव में की। जो प्राइमरी स्कूल वहाँ जाते थे, शिक्षा तो उसे नहीं कह सकते, बट ठीक है, हाँ, स्कूल का नाम तो किया था, तो क्लासें तो काफ़ी पास करी थी। कठिन भी तो रहा होगा अचानक ऐसे दूसरे गांव में आकर यहाँ पढ़ाई करना? नहीं सर, कठिन तो था ही। मैं जैसे बता रहा हूँ कि इनकम सोर्स कुछ था नहीं। पिताजी दैनिक मजदूरी करते थे, पिताजी और दादाजी, और पिताजी के 4 छोटे भाई बहन थे। अच्छा। तो उनकी जिम्मेदारी भी पिताजी और दादाजी के पास भी थी। दैनिक मजदूरी करते उसमें इतना ही इनकम हो पाता था कि जो पर्सनल जो होता है काम, जैसे खाना और रहना, वही हो पाता था। अच्छा। एक 2 कमरों का मकान था, उसी में रहते थे और लगभग 3 साल पहले तक उसी मकान में रह रहे थे हम। तो लगभग तैयारी भी हमने उसी मकान में रह के ही करी है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 10वीं की हमने गांव से ही। फिर पिताजी का ये सपना था कि भाई हम पढ़ नहीं पाए, मेरे भाई बहन कोई पढ़ नहीं पाए, पूरी पीढ़ी हमारी अनपढ़ है, तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ। तो उन्होंने ये ट्राई किया कि बच्चों को बाहर भेजा जाए। तो उन्होंने जहाँ तहाँ से कर्जा लेके जैसे भी करके हमें जोधपुर भेजा। तो मेरी 11वीं 12वीं और जो कॉलेज शिक्षा है वो जोधपुर से हुई। अच्छा। कॉमर्स मेरी स्ट्रीम थी। और जब वहाँ पे कॉलेज था तो वहाँ पे थोड़ी समझ विकसित हुई पढ़ाई की। तो हमने सोचा भाई ऑप्शन एक्सप्लोर किए कि क्या किया जा सकता है। तो वहाँ पे लगा कि हाँ भाई, सिविल सर्विस राजस्थान में बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है और वहाँ से शुरुआत करते हैं। वहाँ से शुरुआत की। फिर एज उस टाइम थी नहीं, तो LDC की जॉब लग गई। 18 में पेपर दिया और 19 में मैं लग गया था। तो मतलब उस टाइम आपकी ग्रेजुएशन हो गई थी क्या? हाँ, उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन हो LDC गई थी। 12th पास वाला, वो मतलब ग्रेजुएशन वाला कौन सा एग्जाम नहीं था? नहीं सर, LDC वैसे उसमें जो योग्यता है वो 12th पास ही है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन पास करके LDC का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो फिर वो एग्ज़ाम दिया LDC का। और LDC का एग्ज़ाम देने के बाद लग गए। पहले सिरोही पोस्टिंग हुई, फिर वहाँ से रणजीतपुरा, जो एक बॉर्डर विलेज है एकदम, बीकानेर पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है, बीकानेर ज़िले में। तो वहाँ पोस्टिंग हो गई। वहाँ पोस्टिंग रहे तो वहाँ की परेशानियाँ देखी तो और ज़्यादा मोटिवेट हुए कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहीं जॉब के साथ साथ तैयारी चालू की। और घर वालों का सपना था कि कुछ एक बेटा अधिकारी बन जाए, तो आज वो सपना लगभग साकार हो ही गया है। बिल्कुल विकास भाई, आपने एक हमारे हम तो क्या है, रूममेट है, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है इस भाई पर, क्योंकि ये साथ रहकर इन्होंने 10वीं रैंक अर्जित करी है। इससे बड़ी क्या खुशी होती है अपने मित्र के लिए, अपने रूममेट के लिए। तो अब आगे मैं पूछना चाहूँगा आपको कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने 2021 वाला दिया था, तब मेरी जस्ट 21 एज पूरी हुई थी। मेरी 2000 की बर्थ डेट है, तो उस हिसाब से 21 वाला अटेम्प्ट दिया था। तो 21 वाला अटेम्प्ट में प्री तो पास हो गया था। उस टाइम एक फिनोमिना है अपने RS का, उस टाइम फिनोमिना था, अब तो खैर नहीं रहा वो, कि करंट पढ़ो, सर्वे पढ़ो और RS पास कर जाओ। तो मैंने वही पढ़े, प्री तो पास हो गया, लेकिन मेंस में बुरी तरीके से, वो कहते थे ना, वो असफल हो गया मैं। अच्छा। और उसके बाद उसमें से कट ऑफ से आपके कितने ज़्यादा अंतर था, या मतलब कट ऑफ से तो सर उसमें बहुत अंतर था। मतलब कट तैयारी ऑफ नहीं के, करी आपने मेंस की उस टाइम? नहीं तैयारी उस टाइम मेरा प्रोबेशन चल रहा था। अच्छा। और बॉर्डर विलेज की साथ कुछ, में जॉब भी था हाँ, वो? कंडीशन भी ऐसी है कि वहाँ पे तैयारी कंटिन्यू कर नहीं सकते थे। तो फिर वहाँ पे बुरी तरीके से असफल रहे। अच्छा। 70-80 नंबर कम पड़ गए थे उसमें तो। बहुत बढ़िया सर।
तो सबसे अधिकांश बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि अपन जॉब के साथ किसी चीज़ को कैसे मैनेज करें। आपने जैसे जॉब है आपकी एलडीसी है, तो पता है कि एलडीसी अभिलेख के कार्य होते हैं बहुत सारे स्कूल में, सबसे ज़्यादा बर्डन होता है तो एलडीसी पे होता है। तो आपने स्कूल के साथ साथ ये सारी चीज़ें कैसे कर ली सर? सर वो एक पर्सनल ग्रिड होता है जो किसी में, मतलब मेरा खुद का एक एम है, तो मैं खुद के प्रति कितना ऑनेस्ट हूँ वो डिपेंड करता है। आप उस चीज़ के प्रति कितने समर्पित है, आपका जो एम है वो कितना आपने उसके लिए दृढ़ संकल्प कर रखा है। तो मेरा शुरू से जब एम था कि मेरे को आरएस बनना है, और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि ना मैं जॉब छोड़ सकता था, बिल्कुल। और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि ना मुझे छुट्टियां मिल सकती थी, तो मेरे पास दूसरा कोई चारा बचता भी नहीं है। मैं खुद के साथ ऑनेस्ट रहूँ और जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं कंज्यूम करूँ। तो मेरा यही रूटीन रहता था कि स्कूल जाओ, सुबह जब गर्मियों का मौसम होता था सुबह स्कूल जाओ 7 बजे, 1 बजे आओ, खाना खा के रेस्ट करो, और उसके बाद में आपका जितना भी टाइम मिलता है 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 9 घंटे, उसमें 1-2 घंटे के बीच में ब्रोक लो तो ब्रो, बाकी पूरा पढ़ाई करते रहो। तो वो मैंने समय यूटिलाइज़ किया, और उसमें एक चीज़ मैटर करती है, कंटिन्यूटी, कि अगर मैंने कहीं भी 2 घंटे भी पढ़ा है तो मैंने डेली रेगुलर पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किताबें बंद ही कर दी कि आज कुछ कर लें, आज कुछ कर लें, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। और मेरी ये इसी का कह सकते हैं कि मैंने 22 में तैयारी चालू की थी, जुलाई 24 में अपना ये मेंस था। बिल्कुल। तो लगभग अप्रैल 2022 से जुलाई 2024 तक मैंने लगातार पढ़ाई की, और उन 2 सालों की मेहनत से ये इसमें रैंक आ गई। और जो 24 वाला जो एग्ज़ाम था, मेंस वाला 25 वाला, उसमें इंटरव्यू कॉल हो रखा है, बट अब उसकी ज़रूरत बची नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वापस देने का विचार है या अभी नहीं, अब उसकी क्या? ज़रूरत बची अब नहीं। तो अब आप एसडीएम हो, 10वीं रैंक है। गुरु महाराज की कृपा रही तो इसमें मेरे को बिल्कुल। एसडीएम अलॉट हो ही जाएगा, जो कि लगभग श्योर सा ही है। तो अब उसको किसी और भाई को मौका देंगे कि वो। तो अब इस बात को आगे लंबा न खींचते हुए अब सीधा चलते हैं अपन। अधिकांश बच्चों की मांग है कि भाई इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, कितने घंटे रेगुलर पढ़ते थे, क्या सोर्स रहा इनका, ये सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि पेपर फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। बच्चों को जो साइंस स्ट्रीम से इसमें आते हैं उनके लिए कठिन हो जाता है ये। जैसे यूपीएससी से इसमें आते हैं, सबसे कठिन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री इतना लंबा चौड़ा है, उसका पोर्शन है वो बहुत कम है। मेंस में जैसे 70 नंबर है उसमें, तो इतना बड़ा पोर्शन को कैसे कवर किया आपने? हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री है, तो उसमें भी 3-3 सेक्शन हो गए, तो उसको आपने कैसे करा हिस्ट्री? जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है ना, वो ऐसा पोर्शन है जो एक तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि उसमें 3 स्ट्रीम पढ़ती है। एक तो राजस्थान पढ़ो, फिर इंडिया की एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न पढ़ो। तो उसमें एक ये रहता है कि आप पैटर्न पहचान करो। मैंने पैटर्न देखा कि किन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और किन चीज़ों से कम पुटअप हो रहे हैं, तो मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दिया। और उसमें ये होता है कि एक आरएस में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको बोरिंग लगते होंगे, काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम भी है वो। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका एक ही इलाज है, पढ़ना। आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने नोट्स थे, नोट्स के साथ मैंने जो बुक्स थी, जो एक नॉर्मल बुक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है इंडिया के लिए, वो पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में आपको पूरी नहीं पढ़नी। स्पेक्ट्रम में दिक्कत ये है कि स्पेक्ट्रम बड़ी है, बच्चे देखते हैं इतनी कौन पढ़ेगा, छोड़ो। लेकिन उसमें ये है कि उसमें मेंस का मैटर बहुत कम है। कुछ चीज़ें मेंस में फिक्स होता है कि किसी चीज़ का कारण, परिणाम और स्वरूप, 3 चीज़ें पूछी जाती है। उसमें आप स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिकली प्रत्येक चीज़ के जो सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें प्रत्येक में कारण, परिणाम और स्वरूप दे रखा है। आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, और एक कोई भी कोचिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी कोचिंग का नाम हो ना, कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ाओ, लगभग सबके नोट्स एक ही बराबर रहते हैं। उनके नोट्स उठाओ, उनके साथ बुक्स ऐड करो, और फिर आपका काम डन है। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। एंशिएंट और मिडिवल के लिए एक छोटी सी बुक आती है, ज्ञान इतिहास, वो शॉर्ट और सिंपल है। या फिर उसके अलावा आप बिपिन चंद्रा की जो स्टोरी वाइज है वो भी पढ़। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला वो फिर से वाइड पड़ जाता है। उसके लिए अगर आपके पास टाइम है, जैसे कुछ ऐसे हैं जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, जो बेस ले रखा है उन्होंने, तो उसके लिए ये है कि आप अपने क्लास नोट्स के साथ जो पेनोरमा है उसको फॉलो कर सकते हो। वो एक बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन उसमें ये है कि आपने एक बार पेनोरमा की रीडिंग लगा ली तो उसमें आपके पास मैटर हो जाएगा, और आप उसको नोट्स के साथ अलाइन करके पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें आपके साथ जुड़ जाएगी। और 1-2 रीडिंग के बाद आपको ज़्यादा, इसमें ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें याद ही हो, आपको बस अलाइन करनी है, उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बाकी आपका जब इतना पढ़ लोगे तो आपको खुद का इतना एनालिटिकल अप्रोच बढ़ जाएगा कि आप क्वेश्चन 10 लाइनों के क्वेश्चन को 20 लाइनों में लिख सको। तो बस यही है, एक कोई कोचिंग के नोट्स फॉलो करो, उसके साथ जो मॉडर्न में, जो इंडियन हिस्ट्री में जो बताइए उसको फॉलो करो, और जो एक कोई भी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक ले लो, लगभग सारों में मैटर एक सही रहता है।
पेनोरमा थोड़ी बड़ी है, उसमें मैटर ज़्यादा है, इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वो सजेस्ट करके आप उनको नोट्स के साथ मिक्स करके आराम से अपना मैटर बना सकते हो। सर इसमें एक अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन कुछ पढ़ लिया और कुछ छोड़ दिया। आपने भी ऐसा करा है या पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है? जैसे आपने मेंस में जो जो भी टॉपिक है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, मिडियल हिस्ट्री को छोड़ देते हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहे, पीवाईक्यू में देख रहे हैं उस हिसाब से। जैसे इस बार आरपीएससी का पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, आपने भी देखा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे सूर्य मंदिर वाला क्वेश्चन था, जी जी। तो वो आपके पढ़ रखा था या मतलब उसको कैसे, मतलब जैसे एक नया क्वेश्चन आता है अपने साथ अपने सामने, तो उसको अपन कैसे करें सबसे पहले? नहीं, ये तो आरपीएससी का रूटीन रहा है कि आपको आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो आप किताबें पढ़ लो, आप कोई महान बन नहीं सकते, आप ना तो उस चीज़ के विद्वान बन सकते हो, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री का ऐसा है कि मैंने खुद चीज़ कुछ पोर्शन छोड़ के गया था। मैं हिस्ट्री का जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला है उसमें 2 या 3 चीज़ें पढ़ता हूँ। जो अपना साहित्य है वो पढ़ता हूँ, और स्थापत्य है वो पढ़ता हूँ। मेरा ये 2 ही था, क्योंकि ये 2 चीज़ें मेन स्ट्रीम में रहती है। आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने पड़ेंगे, या साहित्य से आएगा या स्थापत्य से आएगा, फिक्स है। उसके अलावा क्या है कि बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है एक्चुअल में, उसके अलावा बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी कम रहती है, और बनती भी है तो उसको अपन टैकल कर सकते हैं। जैसे नया क्वेश्चन आ गया, मान लो आपने बोला कि नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। अब मान लो एक लोकगीत और लोक नृत्य वाला आ गया, उसकी क्या पूछेंगे अपने? इंपॉर्टेंस पूछेंगे या फिर प्रकार पूछेंगे, ठीक है। नॉर्मल कोई भी राजस्थान का रहा आदमी है, उसको ये पता होगा कि राजस्थान में कौन से नृत्य है, कौन से गीत है, नाम उसको 10 पता होंगे। नृत्य और गीत के क्या फायदे हो सकते हैं, सबको पता है। कल्चर प्रमोट करेगा, आपस में लोगों की सामाजिकता बढ़ाएगा, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण, ये सबको पता है, नॉर्मल है। तो आपको उस पॉइंट के अराउंड जो जो पॉइंट है, उस चीज़ के बारे में जो जो है, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है। कोई भी नए क्वेश्चन का अटेंड करने का यही तरीका है कि उसको एक इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बारे में जो भी चीज़ पता है उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख दो। ये नए चीज़ का एक रटा रटाया फॉर्मेट है, और उसी को फॉलो करना होता है। और नए का एक ये भी है कि ऐसी अगर आपने ढंग से 2-3 साल तैयारी की है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि मैंने 2 और 2 4 पढ़े थे, यहाँ तो 5 का कुछ सवाल पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। तो उसके बारे में आपको पता होगा। दिक्कत यह है कि आप उसको लिखते कैसे, और आप उसे घबराए नहीं, उसको एक बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से पुटअप करें। जैसे सूर्य मंदिर आपने पूछा, सूर्य मंदिर मुझे नहीं पता थे, अच्छा। लेकिन उसमें यह था कि मुझे सूर्य मंदिरों के नाम पता थे 5-7। और कला अपने स्थापत्यपन पढ़ते हैं तो अपने मंदिरों को स्थापत्य पढ़ा है, हमने 4-5 स्थापत्य पढ़े हैं, तो और वो मंदिरों के कला वाला नाम उसमें लिखे लगा दिया, और वो हाँ। विशेषताएं उसमें लिख दी। तो ये थोड़ी आपकी माइंड होना चाहिए कि किसी चीज़ को कहाँ एडजस्ट करें, और उसमें मुझे लगता है कि ठीक ठाक नंबर भी दिए होंगे, पेज भर गया है तो दिए किसी हैं, चीज़ तभी को तो हुआ है ना सर आपका। किसी चीज़ को अटेंड करने का, टैकल करने का जो तरीका है उसे डेवलप करना जरूरी है। इसमें जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आगे बात करेंगे, वो काफ़ी काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास ने ये अपने को बताया कि हिस्ट्री में कैसे करें। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, मेंस में देख लो, प्री में देख लो, अधिकांश लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो अपने को छोड़ना नहीं है। इन्होंने बताया एक स्पेक्ट्रम उठा लो। अब लोग क्या करते हैं, पूरे स्पेक्ट्रम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको पूरा पढ़ नहीं पाते, तो बीच में छोड़ देते हैं। तो इन्होंने बताया कि सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो जो आपको सिलेबस में मेंशन है। उसके साथ साथ किसी भी कोचिंग को उठा लो। आप बाजार में जो भी कोई आरएस की बड़ी कोचिंग है उसके नोट्स उठा लो। जरूरी नहीं कि कोई भाई इस कोचिंग से आएगा, नहीं, सारी कोचिंग के नोट्स लगभग समान है, किसी का कोचिंग नोट्स उठा लो और उसमें ऐड ऑन करो। ये चीज़ आपने बताई, एड ऑन बस वही है, उसको आप खुद को करना पड़ेगा, वो कोचिंग वाले आपको करके नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, तो अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। उसमें क्या करते हैं, आजकल आरपीएससी ने भी पैटर्न चेंज कर लिया। पहले देखिए, जैसे 2021 वाला एग्जाम था, 2018 वाला एग्जाम था, उसमें इतने डायनेमिक्स नहीं आते थे। राजस्थान इकोनॉमी का जो पार्ट है, बजट है राजस्थान का, उससे अधिकांश क्वेश्चन आते थे। तो 2023 में आरपीएससी ने अचानक पैटर्न चेंज करा और उसमें इंडिया के बजट से क्वेश्चन पूछे और राजस्थान से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। जैसे छोटी छोटी योजना है जिसका विस्तार से अब कोचिंग वाले नहीं देते नोट्स, जैसे राजस्थान आजीविका योजना है, उसका पूछ लिया 10 नंबर में। जैसे फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका 10 नंबर में पूछ लिया। तो इतने सारे फैक्ट्स कहाँ से लाए और इनको करंट अफेयर्स के साथ कैसे करें, कैसे ऐड करें, तो ये सारी चीज़ें आपसे सर मैं जानना चाहूँगा। क्या पढ़ा आपने इकोनॉमी के लिए, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी, इसके लिए क्या करा, बजट पूरा पढ़ा या कोचिंग का कोई नोट्स पढ़े हैं, कैसे करा है सर इसको? देखो, इकोनॉमी में मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़ा। इकोनॉमी बेसिकली सब्जेक्ट ये है कि ये एक दिखने में हार्ड सब्जेक्ट है और सिमिलरली थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, मैं मानूँ तो, ठीक है। तो ये उसमें ये है कि आपके पास 2 ही पोर्शन है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। मैंने देखे हैं कि नोट्स इतने इतने बड़े बड़े जो सैद्धांतिक इकोनॉमी है उसके नोट्स हैं, बट मैंने देखा है, मैंने पैटर्न नोटिस किया, मैंने खुद पैटर्न फॉलो किया था, तो उसमें सैद्धांतिक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मैंने नहीं देखे 21 में, 23 में, 24 में, आपने भी अटैम्प्ट दे रखे हैं, तो आपने देखे नहीं होंगे कि सैद्धांतिक इकोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन आए। तो मैंने ये किया कि सैद्धांतिक जो इकोनॉमी है उसको छोड़ दिया। चूँकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था तो मुझे मोटा मोटी थोड़ा बहुत पता भी था, मैंने उसको टच भी नहीं किया, नोट्स पढ़े ही नहीं।
मैंने इकोनॉमिक सर्वे उठाया, जो मैंने एक कोचिंग थी उसी का फॉलो किया था, इकोनॉमिक तो सर्वे क्यों किया। मेहनत करनी हाँ, उसमें? हाँ। क्योंकि जो मूल बजट है ना, लोगों का ये रहता है कि मूल बजट पढ़ेंगे, मूल बजट बहुत बड़ा होता है, उसमें काम की चीज़ें उठाने में, उसमें पॉइंट बनाने में टाइम लगता है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर सकते। कोचिंग्स के बारे में रेंट है कि कोचिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ज़रूरी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एक अनजान व्यक्ति जो किसी फील्ड में आता है उसके लिए कोचिंग्स ज़रूरी है, इसीलिए बनी थी, वरना अस्तित्व में नहीं आती अगर चाहिए नहीं होती तो मैंने एक कोचिंग का इकोनॉमिक सर्वे उठाया। उसके साथ मैंने क्या किया कि मुझे कोई योजना इंपॉर्टेंट लगी, फ्लैगशिप योजना है वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, मुझे कोई योजना इंपॉर्टेंट लगी, मैंने गूगल पे सर्च की और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें उस पूरी योजना का ब्यौरा आएगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या उसके लक्ष्य हैं, क्या उसके लाभ होंगे। ये आपको अगर इंडिया की योजना है तो आपको इंडिया के गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिलेगा आपको। और मैंने जो भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी वहाँ से प्रिपेयर करी। अच्छा। जो भी मुझे योजना लगती कि इसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए तो ये योजना मैं हमेशा से उसी साइट से ही करता था। अगर इंडिया बजट में, अगर कोई राजस्थान बजट में किसी योजना का नाम है तो आप हमेशा उसी से गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इतनी बड़ी चीज़ है, कोचिंग्स भी उस योजना को सीमित कर देते हैं। जैसे आपने एक योजना को जो आजीविका वाली योजना हाँ, थी, आजीविका थी, फसल बीमा थी, वो पूरा 10 नंबर में पूछा था। वो जो मेरे शॉर्ट उसमें नोट्स क्या मैंने बनाए डाला? थे इकोनॉमी के, हाँ, अच्छा। वो मैंने गूगल करके गवर्नमेंट की वेबसाइट से पूरा डाउनलोड कर रखा था। और वो तो उस टाइम की बात ही है कि जो ओरिजिनल बजट था उसमें भी बड़ी दे रखी थी, लेकिन उसमें पॉइंट्स नहीं थे, जो साइट थी उस पर पॉइंट्स दे रखे थे, तो वो पॉइंट्स मेरे काम आए, वो मैंने योजना पूरी की पूरी कर दी। और होती है थोड़ी चूक होती है, जैसे हमारे से हुई है वो चूक, लिख रहा है हमारे, कुछ नहीं लिखा उसमें, क्या है कि फैक्ट्स नहीं होते हैं ना अपने, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं उसमें। और पहला पेपर होता ही ऐसा है। मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री इकोनॉमी बढ़िया पढ़नी एक तो वेटेज के लिए जरूरी होती है, दूसरी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि पहला पेपर है, पहला पेपर खराब हुआ बाकी 3 पेपर आपके वैसे भी खराब हो गए। तो जो ये है ना, इसका एक ही इलाज है कि आप पहला एक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, दूसरा एक आप इंडिया का बजट समरी पढ़ो, बजट और सर्वे की समरी। बजट और सर्वे की समरी आपको कहाँ मिलेगी? जो विज़न है वो डालता है, बजट की समरी डालता है और सर्वे की समरी डालता है, वो पढ़ो। 2 चीज़ें हो गई। और उसके बाद में आप जो भी योजना है वो आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसके साइट पे जाओ, सरकार की साइट पे, पीआईबी पे चले जाओ या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे सर्च करो, उस पर आपको कंटेंट आराम से मिल जाएगा और उसको एड ऑन करते रहो, बस बिल्कुल, इतने से आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई इन्होंने। इकोनॉमी जैसे अधिकांश बच्चों की यही कमज़ोर पार्ट होता है, इकोनॉमी क्या है कि बिखरा हुआ सब्जेक्ट है, इसमें राजस्थान का अलग है, इंडिया का अलग है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी आती है इसमें। तो इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स का, ये जो बजट का, ये कोचिंग वाले देते नहीं अपने को, तो इसके लिए अपने को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे विकास भैया ने बताया। तो अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। जैसे छोटे सब्जेक्ट को लास्ट में बात कर लेंगे, सारों 6 सब्जेक्ट है उनकी एक साथ बात कर लेंगे। अब दूसरे पेपर की ओर चलते हैं, उसमें सबसे पहले इथिक्स है। जैसे इथिक्स भी नया था उस टाइम 2023 में, एकदम नए क्वेश्चन आए, उसमें जो पुराने पैटर्न है उससे हटके क्वेश्चन आए। तो आप इकोनॉमी के लिए क्या करा? जैसे इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी पुस्तक है नहीं बाजार में, आरएस के लिए अभी मेरे को नहीं लग रहा है कोई अच्छी पुस्तक है, तो आपने इकोनॉमी के लिए ये नहीं, इथिक्स के लिए क्या करा? एथिक्स का क्या है, एथिक्स एक अप्रोच बेस्ड सब्जेक्ट है ना। उसमें आप कोई भी नोट्स या फिर कोई भी बुक उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, वो जरूरी है, रट के उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो ज़रूरी है बस एथिक्स की आपको जानकारी देने के लिए कि क्या है, किसी चीज़ का जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी देने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद ये है कि आप उस चीज़ को कितना ग्रेस्प करते हो, उस चीज़ को कितना आप सोच सकते हो, उसके कितने डायमेंशन आप दिमाग में खोल सकते हो। जैसे इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह काम आएगी, वो ऑब्वियसली बात है। और अगर बुक की स्पेसिफिक अगर आपको बुक बतानी हो तो एक कोचिंग नोट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग नेम, कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कोचिंग नोट्स उठाओ, सबका एथिक्स मैटर लगभग सेम ही, आप देखोगे, आप मिलान कर लेना, सबका सेम पड़ेगा। उसके सामने एक पतंजलि की बुक आती है, धर्मेंद्र जी सर करके कोई सर है, उनकी बुक आती है। अच्छा। अब करना क्या है आपको, ना तो बुक केवल बुक फॉलो करनी है, ना केवल नोट्स फॉलो करने हैं, आपको नोट्स के साथ साथ उस बुक से कोई स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कोई स्पेसिफिक सन दे रखा है जो बुक में नहीं है, नोट्स में नहीं है, उसको वहाँ ऐड कर लो। जैसे कोई एक स्पेसिफिक फिनोमिना है जो नोट्स में नहीं है, वो वहाँ ऐड कर लो, ठीक है। और एथिक्स के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो नोट्स में नहीं है, तो वो उस बुक से ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे ये काम है, जैसे टैगोर वाले दर्शन थे, अरविंद जी वाला दर्शन था, वो नोट्स में नहीं मिले मेरे को, लेकिन क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ रखी थी तो मेरे उस बारे में मेरे को मोटा मोटा आइडिया था, तो चूंकि मेरे को आइडिया था तो मैं उस चीज़ के अराउंड लिख पाया। तो बस वही है कि उस चीज़ के साथ, नोट्स के साथ उस बुक को अलाइन कर लो, और पूरी बुक ना पढ़ के उस बुक वही चीज़ पढ़ो जो नोट्स में नहीं है, उसको नोट्स के साथ अलाइन कर लो। और बाकी इसमें सारा का सारा खेल आपके एनालिटिकल अप्रोच का है, आपके सोचने की क्षमता का है कि आप कितना सोच पाते हो, कितने उसके डायमेंशन खोल पाते हो। एथिक्स सब्जेक्ट ही वही है। बिल्कुल सर। अभी तक क्या है कि एथिक्स का देख रहे हैं, सिलेबस में जो आरपीएससी का आरएस का सिलेबस जारी किया हुआ है, तो उसमें केस स्टडी का अभी वो मेंशन है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन आया नहीं।
तो क्या आपने उसको छोड़ा है या रेगुलर तैयार कर रहे हो? अब क्या लग रहा है, कैसे कहाँ से करें उसके लिए, केस स्टडी के लिए? नहीं सर, केस स्टडी मैंने छोड़ा नहीं था और मैं ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था केस स्टडी, क्योंकि पिछले पैटर्न में क्वेश्चन थे नहीं। तो मैंने ये देखा कि कुछ जो बुक्स है, जो पतंजलि वाली बुक्स होते हैं, उसमें भी एंड में केस स्टडी दे रखी है, और जो कोचिंग नोट्स रहते हैं जो प्रोमिनेंट कोचिंग है उनमें भी केस स्टडी दे रखी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो केस स्टडी लिखने के जैसे परिचय, उसमें जो हितधारक कौन है, उन पे किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपके पास ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, क्यों। आप क्या करो कि 2-3 केस स्टडी एक उदाहरण के लिए प्रयास कर लो, कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लो और उससे प्रयास करो कि मैं इस चीज़ को लिख लूँ। आप 2-3 केस स्टडी सोल्व करोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में ये होगा कि मोटे मोटी नॉलेज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, केस स्टडी सोल्व कर पाओगे। तो बस वही है कि इस चीज़ को ज़्यादा मतलब टाइम ना देके, जो दे रखा है एक फिक्स पैटर्न में केस स्टडी सोल्व होती है, वो पैटर्न को पहचानो और 4-5 केस स्टडी सोल्व कर लो, बस उससे आपका काम हो जाएगा। तो सर इसमें क्या है, एथिक्स में आपने वो बता दिया भाई, बुक लिस्ट कौन सी है, जैसे धर्मेंद्र सर की पढ़नी है वो हो गया, उसमें केस स्टडी का कैसे करें वो हो गया। इसके साथ एक अधिकांश बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे कोई चीज़ आ गया, जैसे परिणाम निरपेक्षवादी आ गया, तो उसके लिए आप क्या करते हो भाई, क्वेश्चन उत्तर को कैसे फ्रेम करें, उसके साथ क्या चीज़ें डालें जो दूसरों से हट करो, उसके लिए कैसे सीधी सीधी परिभाषा लिख दी, उससे तो नंबर आएंगे नहीं। तो उसके साथ उसको बड़े क्वेश्चन है जो उसको आंसर कैसे करें, फ्रेम कैसे करें? नहीं सर, उसमें ये है कि कभी कभी चीज़ क्या है कि एक्स्ट्रा सोचना भी खतरनाक होता है। अच्छा। जो क्वेश्चन चीज़ होती है उसमें सिंपल फॉर्मेटिंग होती है, परिणाम निरपेक्षवाद है, आपको क्या होता है, क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आपको कोचिंग वाले बताते हैं निश्चित फॉर्मेट होता है। इंट्रो दो, परिणाम निरपेक्षवाद है, परिणाम निरपेक्षवाद का इंट्रो दो, और उसमें अब जो अपने क्वेश्चन आया था उसमें था क्या है कि अंतर क्या है। तो अंतर बेसिकली नॉर्मली लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन यही आपकी अप्रोच काम आती है। अगर आपने उन दोनों कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप उन दोनों में आराम से अंतर कर पाओगे, निरपेक्षवाद और सापेक्षवाद में। फिर आपको लिखना था कि आप कौन सा चूज करोगे। चूंकि आपको एक चूज करना था, आप जो भी चूज करते हो इरिस्पेक्टिव कोई भी चूज करो आप, उसके आपको फ़ायदे लिखने थे। जो फ़ायदे अपने को कोचिंग नोट्स में पढ़े वो फ़ायदे लिख के एंड में निष्कर्ष लिखना था। सिंपल प्रत्येक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का यही एक तरीका है। पहले क्वेश्चन का अंग पहचानो कि उसमें कितनी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को रिकग्नाइज करो और प्रत्येक को आप अटेंड करो कि भाई इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है, बस ऐसे करते जाओ। ठीक है। दूसरे पेपर में भी एक, जैसे पहले पेपर में हिस्ट्री का सेक्शन था, वो बहुत बड़ा सेक्शन था, उसी तरह एक सेक्शन और है अपने दूसरे पेपर में, आपको पता है, साइंस। अब साइंस क्या है कि कोई बच्चा है जो जैसे पीछे साइंस स्ट्रीम से है वो तो आराम से कर लेता है, लेकिन इसमें जो आर्ट स्ट्रीम का है उसमें क्या है, आजकल क्या है कि साइंस का स्टैंडर्ड भी बदल रहा है। जैसे हाई लेवल की साइंस पूछ रहे हैं, 11th-12th की किताबों से क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के से भी आ रहे हैं। तो साइंस में आपने कैसे करा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, टेक्नोलॉजी है, इन सारों को कैसे समेटा आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को, और क्या करा है? इसमें सर क्या है कि साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम के तो वेटेज ही साइंस के बराबर है। तो उसमें ये है कि आपको वरीयता देनी पड़ेगी। मेन काम वरीयता का है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना टाइम डिजर्व करता है। क्योंकि साइंस में पूरा का पूरा लगभग मोर देन 50-60% वेटेज टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी और टेक का सब्जेक्ट जो पोर्शन है वो सीमित है। आपको टेक जो बेसिक टेक है वो पढ़नी होती है और उसका जो करंट में जो चल रहा है वो पढ़ना होता है। वो भी जरूरी है सर, उसमें पैटर्न देखना होगा भाई, यहाँ टेक ज़्यादा आ रही है, कई बच्चे क्या है फिजिक्स को जोर दे देते हैं या केमिस्ट्री को जोर दे देते हैं, लेकिन उसका वेटेज कम है। वही तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वरीयता निर्धारित करनी पड़ेगी आपको कि आप कौन सी चीज़ आपका टाइम डिजर्व करती है। तो साइंस जो टेक है उसका ज़्यादा वेटेज है तो वो ज़्यादा टाइम डिजर्व करती है, तो उसको आप ज़्यादा टाइम दो। जो बेसिक टेक है वो कोई भी कोचिंग नोट से पढ़ो और उसके करंट से आप परिचित रहो कि इस करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। टेक के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि टेक के लिए एक तो सारी कोचिंग्स मंथली टेक्नोलॉजी का बुकलेट निकालती है और अपडेट करती है, वहाँ से ले लो। या फिर विजन की एक 2 मंथ की आती है जो करंट की बुकलेट आती है, उसमें टेक्नोलॉजी में जितने भी एडवांसमेंट हो रखी है वो सारी दे रखी होती है। तो मैंने जो सारी तैयारी की थी, मेरा यही था कि जो टेक की बेसिक थी वो मैंने पढ़ी थी एक कोचिंग से, और उसके बाद में जो विजन की जो 2 मंथली जो आती है बुकलेट, उससे मैंने जो जो पोर्शन मेरे को एड ऑन करना था मैं नोट्स के साथ एड ऑन करता गया। मेरा यही था कि एक मैंने नोट्स रखे और उसके साथ जो भी चीज़ मेरे को एक्स्ट्रा लगती थी भाई इस किताब से पढ़नी चाहिए, उस किताब से मैं ऐड ऑन करता गया। तो यही है, टेक पढ़ो और उसके बाद वेटेज रहता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में इस बार तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमेशा 1-10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसका यही है कि कोई भी एक कोचिंग नोट्स पढ़ो और नॉर्मली यही इनफ है। अगर आप ज़्यादा इसमें प्रयास करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT पढ़ सकते हो 9वीं 10वीं की, उससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि उसमें टाइम नहीं होता, तो अपन उसके लिए वो 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपना टाइम ज़्यादा है। हाँ, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT से नोट्स में ऐड ऑन कर लो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टेक के बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स और एंड में बायो, इस वरीयता के आधार पर तय कर लो और पढ़ते जाओ। बायो आपने कहाँ से पढ़ी?
बायो सर मेरे पास कोचिंग के नोट्स थे कलाम के, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। कलाम कोचिंग्स के नोट्स पढ़े और उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा मैंने। बायो में तो कोई करंट वाला है बायो में करंट का सीन भी नहीं है, और कहीं इधर उधर घूमने के लिए उतने कम वेटेज के लिए उतना ज़्यादा प्रयास भी वो बायो डिजर्व नहीं करती। हाँ, मुख्यतः डिजीज पूछेंगे या कोई और जैसे तो बहुत कम पूछते हैं। और वही मैंने एक कोचिंग्स के नोट कलाम बताया मैंने, जो ट्रेडिशनल जो पूरी साइंस है उसके लिए मैंने कलाम के नोट्स पढ़े थे। अच्छा ठीक है। अब इसके साथ दूसरे पेपर में एक और सेक्शन है ज्योग्राफी, उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में आपने कहाँ से पढ़ा? ज्योग्राफी सर ना तो मुझे नहीं लगता है आपने भी कोई चैलेंज फेस किया होगा, नॉर्मली भी नहीं होता है। ज्योग्राफी इजी टू गो सब्जेक्ट है, आप कोई भी एक कोचिंग नोट्स पढ़ाओ, मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स फॉलो किए थे, आप उससे पढ़ो और ज्योग्राफी आपकी अटेंड हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली बचपन से पढ़ते आए हैं, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो एक कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है। मैंने स्प्रिंग बोर्ड पढ़े थे, आप कलाम से आप कलाम पढ़ लो, कोई सर इसमें देख रहे हो आप, जैसे 2018-2021 में जो ज्योग्राफी का पेपर था वो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी, जैसे कोई भी बच्चा सिंपल बच्चा कर सकता है। लेकिन इसमें 2023 में और 2024 का मेंस देखें तो पूरा अंतर दिख रहा है। इसमें क्या है कि फैक्चुअल चीज़ें बढ़ गई, जैसे सीधा पूछ रहे हैं कि भाई 10 हॉट स्पॉट के नाम बताओ या इस चीज़ के पर्टिकुलर डाटा बताओ, तो उसको आप कैसे करें? जैसे ये तो प्री का सेक्शन हो गया, अपन छोड़ दे, जैसे मरुस्थल पूछ लिए 6 मरुस्थल, या नदियों जैसे कृष्णा नदी का पूछा था 8 नदियों के नाम बताओ, तो आपने पूरे आंसर दिए थे या आपको भी नहीं आ रहे थे वो चीज़ें? नहीं सर, वो क्वेश्चन क्या होता है, अब अप्रोच थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन अपन ये होता है कि जब अपन नदियाँ पढ़ते हैं तो प्रत्येक नदी अपन विस्तार से पढ़ते ही हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में देखो 8 नदियाँ, ये तो अब हाइपोथेटिकली हो गया कि सबको याद ही होगी, क्योंकि किसी ने प्री ढंग से पढ़ रखा हो तो उसकी थोड़ी बहुत याद हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन ना तो मेरे डिसाइड करते हैं ना उस पर कोई इम्पैक्ट डालते हैं, क्वेश्चन जितना आया उतना कर लिया, लेकिन गलत हो गया उसमें कोई। अब एक क्वेश्चन की वजह से अपन पूरा प्री का सेगमेंट दोबारा नहीं पढ़ सकते। मेरे ख्याल से ज्योग्राफी केवल आप कोई भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ाओ और उससे याद कर लो, उतना ही इनफ है। ये जो आप क्वेश्चन बता रहे हो ये 2-4 नंबरों के क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट है, वो हॉटस्पॉट अपन पढ़ते हैं, उसमें से मैं गारंटेड बोलता हूँ 5-6 तो याद रह ही जाते होंगे। बाकी 2-4 के लिए आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कितना और पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्री का सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप कोचिंग्स के नोट पढ़ाओ और उन्हें पढ़ो, बस उतना इनफ है। ज्योग्राफी के लिए इतना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसमें महेश वर्णमाल की बुक ले लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें हैं। इससे अच्छा तो मेरे को लग रहा है कि भाई कोचिंग के नोट्स ही पढ़ने नहीं, मुझे लगता है कोई बुक से ज़्यादा ज्योग्राफी में ये ईजी रहेगा कि ईजी सब्जेक्ट है, कम टाइम या तो खुद एनसीईआरटी देख लो 11th की 12th की। नहीं, मेरे ख्याल से जरूरी भी नहीं है। देखो टाइम मैनेजमेंट इस चीज़ का, आरएस की तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका है टाइम मैनेजमेंट। सब इसका मेन फिनोमेना ही टाइम मैनेजमेंट है। बिल्कुल। कौन सी चीज़ आपका ज़्यादा टाइम डिजर्व करती है, इतना टाइम आप किसी हार्ड सब्जेक्ट में दो ना, ये चीज़ आपका डिजर्व ही नहीं करती टाइम। और जैसे अपन ट्रेंड देखे ज्योग्राफी में, तो मैं भी थोड़ा बता देता हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लगातार। अभी मेंस मेरा दिया हुआ है और इंटरव्यू कॉल हुआ है। पिछले मेंस में तो आधे नंबर से रह गया था, विकास का हो गया। तो ज्योग्राफी के लिए तो क्या है कि राजस्थान का इजी सब्जेक्ट है। राजस्थान ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, लोग इसको क्या कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं, लेकिन ऐसे बड़ा नहीं है। इसमें फिक्स है कि उसी चीज़ से रेगुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे खनिज वाला टॉपिक है, उसमें कभी वो लोहा का पूछ लेंगे, कभी शीशा जस्ता का पूछ लेंगे, कभी अफरक का पूछ लेंगे। तो उसके लिए अपन एक खुद पेज पे शॉर्ट नोट्स बना के उसको याद करने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है मेरे हिसाब से। यही फॉलो कर सकते हैं सर। ठीक है, नोट्स है जो कोचिंग नोट्स है उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो, आप पास टाइम है बना के याद कर लो। ठीक है, जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए आप अच्छे से तैयार कर लो। प्री में भी है वो और मेंस में भी है, सबके लिए हो जाएगा। अब चलते हैं सर थर्ड पेपर पर। थर्ड पेपर में पॉलिटी, पबेड और छोटे सब्जेक्ट है। तो पॉलिटी में भी स्वरूप ट्रेंड बदला है, इस बार लगातार बदल रही है, आरपीएससी यूपीएससी की ओर जा रही है। तो पॉलिटी के लिए आपने कहाँ से पढ़ा, जो आपने रियल पढ़ा है वो सर गाइड करें। पॉलिटी सर, मैंने पॉलिटी के लिए मेरा ये किताब, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ शुरू से। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, सारे एडिशन लगभग मैं जैसे एडिशन, हाँ लक्ष्मीकांत है, मैं लक्ष्मीकांत फॉलो करता हूँ। उसके अलावा जो भी करंट के टॉपिक चल रहे हैं पॉलिटी, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा करंट बेस्ड हो चुकी है, आपने देखा होगा जो IR है जो है, उसके लिए जो साइट्स हैं, दृष्टि हो गई, वाजीराम एंड रवि हो गया, वो प्रत्येक जो भी मुद्दा उठता है उस पर अपना इंसाइट उनके साइट पे अपलोड करते हैं। तो मैं जो भी करंट में मुद्दा चल रहा है पॉलिटिक्स रिलेटेड, जैसे राज्यपाल वाला क्वेश्चन आया था आपने, तो राज्यपाल वाला क्वेश्चन आप देखोगे कि दृष्टि और राज्यसभा का भी आया था पिछले मेंस में, तो जो अधिकांश लोगों को गलत था। दृष्टि और वाजीराम एंड रवि, इन सब पे वो राज्यपाल वाला पूरा का पूरा जो अपने को दिया हुआ था वैसा का वैसा लिखा हुआ उन पे, और वो मैं पढ़ा था। राज्यसभा वाला है क्योंकि वहाँ पे उस टाइम राज्यसभा के कुछ MPs का इलेक्शन हुआ था, तो उस समय राज्यसभा हॉटस्पॉट थी। और वो जो अपने लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें स्पेसिफिकली दे रखा है कि राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रोसेस के तहत होता है। तो मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत और जो भी करंट के टॉपिक चल रहे हैं उनके लिए जो साइट्स हैं, जो दृष्टि होगी, वाजीराम एंड रवि होगी, टॉपिक आपको पता होना चाहिए। इतने आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप टॉपिक ढूंढ पाओगे कौन से टॉपिक हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो करंट में चल रहे हैं। उनसे रिलेटेड साइट्स पे सर्च करो, आपको मैटर मिल जाएगा, वो नोट्स में ऐड ऑन करो और पढ़ते जाओ।
और पॉलिटी में सर देखो 3-4 सेक्शन है, जैसे राज्यपाल वाला हो गया, एक जो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, दूसरा एक जो डायनेमिक पॉलिटी अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उसका सोर्स बहुत कम है। जैसे कोचिंग वाले नोट्स में देखे तो 2-2 लाइनें दे रखी है, लेकिन आजकल पिछले जो 2 महीने से लगातार पूछ रहे हैं। एक तो वो जो महिला हेल्प ग्रुप है उसका पूछ लिया, और एनजीओ का पूछ रहे हैं लगातार 5 नंबर में। तो उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ा? उसके लिए सर मैंने जाति है, धर्म सिंपल है, ये वो। कोचिंग नोट्स ही फॉलो किए थे। बाकी राजस्थान के ट्रेंड्स के लिए मैंने खुद ट्रेंड देखे थे, जैसे महिलाओं का कितना परसेंटेज है, बाकी सब कोई पार्टी अगर उभरी है, बीटीपी वगैरह। बीटीपी की मैंने पूरा मैं तैयार करके गया था, बीटीपी बीएपी का। अच्छा। लेकिन अब वो वोट परसेंटेज पूछ हाँ, रहे हैं, ज़्यादा वो तो पूछ रहे हैं, अब पॉसिबल नहीं किसी होता। को पता नहीं वो तो। बट ये है कि आप जो चीज़ें हैं नोट्स में मिलेगी, उसके अलावा आपको खुद को मेहनत करनी है। आपको कोई चीज़ लग रही है कि ये चीज़ ज़्यादा आ सकती है, तो जैसे 10 नंबर का आया था ना जाति का, वो हाँ, जाति का सेकुलराइजेशन, वो एक्चुअली सोशोलॉजी का टॉपिक है, अपने को दे दिया काफी जाति का लोगों को उसमें प्रॉब्लम सेकुलराइजेशन। हुई थी। हाँ, आंसर भी नहीं मिल रहा है, कोचिंग वाले भी नहीं बता रहे उस चीज को कहाँ से आया तो है। वो एक फिनोमिना है, वो किसी प्रोफेसर है सोशोलॉजी के, उनका वो लेख पत्र था, वहाँ से वो क्वेश्चन उठा के पूछा है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आउट ऑफ द क्वेश्चन आपको डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका था। सेकुलराइजेशन आपको वर्ड पता है कि धर्म से अलग हटाना है, तो जाति को जो धार्मिक पक्ष है उससे हटा के राजनीति और जो आर्थिक पक्ष है उससे रिलेटेड मैं लिख के आया था। और मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से मेरी अप्रोच ठीक भी थी। तो यही था कि क्वेश्चन जो वर्डिंग लिखी हुई है उसके अराउंड भी आप उसको, अराउंड द बुश आप, वो होती है कि एक उसको घुमा फिरा के उसके आसपास घुमाते रहो, वैसे भी लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। तो सर जैसे पॉलिटिकल आंसर लिखते हैं, तो उसमें आंसर में ऐसा क्या लिखें ताकि अपने को दूसरों से ज़्यादा नंबर मिले? एक भाई सीधा सिंपल आंसर लिख दिया, जैसे राज्यसभा का पूछा तो सिंपल लिख दिया, राज्यपाल का लिखा। उसमें आप क्या करते हो? शुरू में भाई परिचय डालते हो, बीच में बॉडी क्या रखते हो, फिर कंक्लूजन में क्या डालते हो? ऐसी क्या चीज़ें उसमें लिखे, तरीका कोई जैसे फिक्स पैटर्न? सर उसमें फिक्स पैटर्न ये है कि फैक्ट प्लस एनालिसिस दोनों जरूरी होता है उसमें। उसमें आपको फैक्ट होना चाहिए। जैसे जाति का सेकुलराइजेशन था, तो उसमें जातिगत वोट बैंक के आधार पर जो भी उसका पिछला जातिगत राजनीति का पैटर्न है वो लिखना था, अभी क्या पैटर्न चेंज हो रहा है वो लिखना था। तो जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो, और उसके साथ जो आपका एनालिसिस क्या है उस चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ के बारे में कैसे स्वरूप चेंज हो रहा है, आगे इसका क्या प्रभाव रहेगा, जो प्रभाव आप खुद के आधार पर गैस कर पाते हो नहीं कर पाते। प्रत्येक चीज़ कोचिंग में रटी रटाई नहीं मिलेगी, आपको खुद को गैस करने पड़ेंगे टॉपिक के अनुसार, आप कितना आपका माइंडली डेवलप हो चुके हो उस पे हैं। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सोच के भी लिखनी पड़ेगी। उसमें फैक्ट प्लस एनालिसिस का जो मिक्सचर है वो डालना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। तो इन्होंने बताया पॉलिटी के लिए अपने को क्या कर, सबसे पहले तो हम लक्ष्मीकांत उठा लो, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ये उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है पॉलिटी में। पॉलिटी में मेंस के हिसाब से वो जरूरी हो जाते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं कह सकते, लेकिन बेस वही है, पूरा उसमें कवर नहीं हो पाएगा, आपको उसके अलावा भी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन वो बेसिक कंपलसरी है, वो कंपल्सन है। उसके बिना अपन एनालिटिक आंसर वो हाँ, कोचिंग नोट से पॉसिबल नहीं हो पाता वो। तो मैंने भी यही फॉलो करा है सर, जो आपने कराया, अपने साथ ही थे, फॉलो करा। इस बार आप जरूर सफल हो जाओगे। देखो अब क्या होता है। तो सर अभी एक और सब्जेक्ट है पबेड, पॉलिटी के साथ साथ पबेड है। पबेड का भी पैटर्न चेंज हुआ है अचानक। अब इस बार 2024 में और ज़्यादा खतरनाक पेपर आ गया, किसी को नहीं आ रहा, ना कोचिंग के नोट्सों से क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे मैक्स वेबर का क्वेश्चन आया था वैधता वाला, इसी प्रकार 2023 में भी काफ़ी चैलेंजेस क्वेश्चन आए थे। तो पबेड के लिए आपने क्या सर करा? पबेड वही मेरा फिक्स पैटर्न है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, कोचिंग नोट्स प्लस बुक। पबेड के लिए मेरे पास राजकुमार कसवा सर की बुक थी, ठीक है। उससे मैंने सिलेक्टिव टॉपिक उठाए जो मेरे को पढ़ने थे, जो मेरे को नोट्स में इनसफिशिएंट लगे, वहाँ से मैं प्रयास करता रहा, इसके साथ जोड़ता रहा मैं, ठीक है। और जो जो टॉपिक मेरे को लगे, जैसे वैधता और मैक्स वेबर वाला है, मैक्स वेबर उस पुस्तक में 4-5 पेज का दे रखा है, बिल्कुल। तो वहाँ से आप मैटर उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर उसमें हो, लेकिन आपका मैटर वहाँ काम आ सकता है। ज़्यादा किताबें पढ़ने का यूज़ ही होता है कि आपके पास मैटर होता है, आप वहाँ परीक्षा में ब्लैंक नहीं हो पाते, आपके पास लिखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। बाकी जो क्वेश्चन इस बार आए वो अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन थे, वो कहीं भी आपको रटे रटाए लिखे लिखाए नहीं मिलेंगे। आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी, सोचने की क्षमता होनी चाहिए और आपको वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। 2 बुक इनफ है, आप पास ज़्यादा टाइम, आप ज़्यादा उस चीज़ को दे सकते हो टाइम। तो जो इसकी ग्रेजुएशन की बुक होती है जिसमें पबेड सब्जेक्ट होता है, तो ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी मैंने नहीं पढ़ी। मेरे पास नोट्स और बुक 2 ही थे। उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आया था ग्रिकुनास वाला, वो जो मतलब थोड़ा अलग फॉर्मूला बेस्ड था, अलग क्वेश्चन था भाई, पीछे ट्रेंड में देखे तो वो नहीं था। तो उसके लिए आपने वो आंसर लिखा या मतलब उसका क्या करा? नहीं, वो आंसर लिखा था मैंने, पूरा लिखा था। लेकिन उसमें यह था कि हर क्वेश्चन में आदमी व्यक्तिगत रूप से गलती कर देता है। मैंने क्या हुआ, मैंने वो क्वेश्चन गलत समझ लिया। उसमें सारे के सारे संबंध पूछे थे, मैंने जो लास्ट वाला संबंध था, जो अंतिम फॉर्मूला था, फॉर्मूले सारे लिखे, लेकिन जो कैलकुलेशन करनी थी वो मैंने लास्ट वाले फॉर्मूले से कर दी।
बट ठीक है, लेकिन मेरे उस पैटर्न के बारे में जानकारी थी, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, उस कसवा साहब की बुक में पूरा वो क्वेश्चन एग्जैक्टली उदाहरण के रूप में दिया हुआ था। तो ये थे जीके जीएस के सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी। तो इसके लिए आपने भाई कंक्लूज करे बातों को तो यही है कि आपने एक कोचिंग नोट्स फॉलो की, उसके साथ कोई प्रमाणिक बुक कोई भी उठा लो। जैसे बाजार में सबको पता है भाई हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम चल रही है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चल रही है, और साइंस के लिए एनसीईआरटी है, उनको फॉलो कर लो और उनको एड ऑन कर लो। ठीक है, यही करा आपने। यही इनफ। और अब आजकल क्या है, अपने जो देखें पॉलिटी में एक और सेक्शन है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जैसे मेंस में टाइम बहुत कम मिलता है, आपने को 3 या 3.5 महीने देते हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, उसके साथ करंट अफेयर्स हर महीने पढ़ना, तो उसके लिए आप कुछ अलग। नहीं, करंट अफेयर्स के लिए मेरा यही रहता था कि जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट चल रहा है, प्रत्येक कोचिंग या फिर जो भी होती है वो एक मंथली करंट बुकलेट निकालती है। ठीक है, तो आप परीक्षा से पहले के जो 3 या 4 महीने हैं वो इनफ है, उनसे 3 या 4 महीने की जो भी बुकलेट होती है उसमें आपके सिलेबस से अटैच्ड जो भी टॉपिक होता है वो उठाओ और उसको करंट पढ़ते रहो। सिलेबस का जो पॉइंट है उससे अलावा नहीं जाना। वैसे तो करंट में बहुत चीज़ें चलती है, लेकिन आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें देखोगे करंट में तो आपको बहुत कम चीज़ें मिलेगी। और ओवरऑल जो टॉपिक है थर्ड पेपर में करंट का, उसमें 2 नंबर का 4 नंबर का कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा, उसके लिए अपन पूरे 5 महीने का पूरा करंट का पोथा पढ़े, वो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इससे अच्छा है कि आप टॉपिक जो दे रखे हैं उससे रिलेटेड करंट पढ़ें, और मंथली अगर आप पढ़ सकते हो तो पहले के 3 मंथ की बुकलेट पढ़ लें, बहुत। तो अब आगे पीछे एक बड़ा सेक्शन बच रहा है, छोटे सब्जेक्ट पहले पेपर में है और अपने थर्ड पेपर में 6 छोटे सब्जेक्ट है। छोटे सब्जेक्ट में क्या हुआ, 18 में 21 में वही हुआ, सेम क्वेश्चन कोचिंग वाले के नोट से आ रहे थे, और 23-24 में अचानक इन्होंने पैटर्न बदल दिया। इसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, किसी भी कोचिंग नोट्स में नहीं है। तो उसके लिए आपने छोटे सब्जेक्ट के लिए क्या करा? जैसे सबसे पहले बताएं अपन अकाउंट ऑडिट है, उसके लिए आप बता दो। अकाउंट ऑडिट क्या था, जब मैंने 23 वाला एग्जाम दिया था मैंने भी केवल कोचिंग नोट से पढ़े तो थे। शायद कॉमर्स मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो अकाउंट ऑडिट मुझे ज़्यादा हार्म नहीं करी। लेकिन जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैनेजमेंट जो पोर्शन है वो मेरे पूरे आउट ऑफ बॉक्स गया। मैंने नहीं लगता मैंने मैनेजमेंट अटेंड भी करी होगी। तो उसके लिए यही है कि अगर आप पढ़ सकते हो तो जो मैनेजमेंट का जो बुक्स लगती है वो पढ़ें। लेकिन होता ये है कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। उसमें आपने देखा होगा कि कोचिंग्स ने 400 पेज के नोट्स बढ़ा दिए, फिर भी बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए मैं यही सजेशन करूँगा कि एक कोचिंग के नोट्स पढ़े और उसके प्रति समर्पित रहें। उसमें से अगर आपका 10-12 नंबर का मैटर पड़ जाता है तो उसमें आप संतुष्ट रहें, क्योंकि होता ये है कि 20 नंबर के लिए अपन अगर 400 पेज के नोट्स में भी नहीं आ रहा तो अपन उस चीज़ को कहीं से भी कवर नहीं कर सकते। ये भी 300 पेज पढ़ने। हाँ, फिर 300 पेज पढ़ो, फिर उसमें से भी नहीं आए फिर और उसके लिए ट्राई करो, जबकि वेटेज कितना है 20 नंबर का। इससे अच्छा है कि आप कोई भी एक कोचिंग मान लो, जैसे एसएच अभी कलाम का मैटर काफ़ी अच्छा है, तो आप कलाम के नोट्स पढ़ाओ और उस पर समर्पित रहो बस। उसके बाहर आता है तो उसको छोड़ दो। जैसे मेरा 20 नंबर का बाहर गया तो मैंने उस चीज़ का ज़्यादा हेडेक नहीं लिया, क्योंकि वो चीज़ सबके लिए बाहर थी, और उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करना वो चीज़ डिज़र्व भी नहीं करती। मैंने ये क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, और मैं 24 वाले पेपर जो 25 वाला मैथ्स हुआ उसमें मैनेजमेंट पढ़ के ही नहीं गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं इनसे बाहर आना है क्वेश्चन। वो तो पूरा आउट ऑफ बॉक्स चला गया। उन्होंने ठान ही लिया था कि अपन बाहर देंगे, तो मैंने उसको ज़रूरी भी नहीं समझा, मैंने छोड़ दिया। मैं मेरे जो सब्जेक्ट कोर थी उसको मजबूत करता गया। मैंने कहा मैं दूसरे सब्जेक्ट इतने मजबूत कर लूँगा कि मुझे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने मैनेजमेंट के तो आउट ऑफ बॉक्स ही कर दिया पूरा। ठीक है। सोशियोलॉजी का ये है कि सोशियोलॉजी आप नोट्स पढ़ो, और सोशियोलॉजी में भी कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले इस बार अपने को। वो मिले, वो क्या है कि उन टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी है ना, वो आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में मिलेगी। और ग्रेजुएशन की बुक से आपको टॉपिक ढूंढ के ग्रेजुएशन की बुक से ऐड ऑन करने पड़ेंगे। सोशियोलॉजी का ये फिनोमेना है, उसके अलावा सोशियोलॉजी नहीं होगी। इससे अच्छा है कि आप टॉपिक वाइज ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं उनसे आप टॉपिक जो कुछ निश्चित टॉपिक है उनसे ऐड ऑन कर लो बस। ठीक है, सोशियोलॉजी हो गई। अब लॉ के लिए बेरेक्ट पढ़े। मैंने बेरेक्ट पढ़े। अच्छा। क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मुझे थर्ड पेपर मजबूत करना था। बेरेक्ट से बाहर कुछ नहीं आता, सारी परिभाषाएं उसमें है, सारा कुछ उसमें। इसमें ऐसा है नहीं कुछ कारण प्रभाव कुछ पूछेंगे, सांझी गृहस्थी का भाई परिभाषा बताओ, बच्चे की परिभाषा पूछेंगे, या फिर कोई फिनोमेना पूछेंगे, जो सारे बेरेक्ट में। मैंने जो मेरे हिसाब से मैंने बेरेक्ट पढ़े थे। अगर किसी को बेरेक्ट पढ़ने में कठिनाई आती है तो मेरे ख्याल से जो कलाम ने नोट्स दे रखे थे और जो इस बार के स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स थे वो उचित थे। उनमें पूरा लॉ का लॉ ऐसा परिभाषा दे रखा था। तो बेरेक्ट पढ़ें तो वो सबसे ईजी है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बाकी वो नोट्स पढ़ भी सकते हो आप, बेरेक्ट नहीं पढ़ पाते। हाँ ठीक है। अकाउंट तो सर इसमें एक सब्जेक्ट और है, जैसे बिहेवियर है और स्पोर्ट्स योगा है, तो उनके लिए आपने क्या करा? स्पोर्ट्स योगा पूरा आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है,
स्पोर्ट्स योगा में यही है कि आप करंट पढ़ सकते हो, हाईएस्ट टू हाईएस्ट आप करंट पढ़ करंट से सकते भी सर कवर तो नहीं ठीक होगा है। पूरी चीज़। हो। नोट्स तो आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, और करंट, और उसके अलावा जो आउट ऑफ बॉक्स जाता है, मैंने पर्सनली देखो, मैं मेरा बता सकता हूँ, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने मेरे नोट्स पढ़े और उसके अलावा करंट में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो पढ़ी। उसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स जाता है तो उसके अलावा देखो, उसके लिए रामबाण कुछ भी नहीं है। आप कितना भी पढ़ लोगे तो आपको आउट ऑफ बॉक्स दिखेगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल से परेशान होने की बजाय है कि उस एनर्जी को कुछ ऐसे सब्जेक्ट में लगाएं जिनका अपने पास मैटर पड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि अपन कितना भी पढ़ ले, उस चीज़ से बाहर जा रही है चीज़ें, तो उस चीज़ों को खींचना अच्छा नहीं है। तो मैंने मेरे नोट्स पढ़े, कुछ करंट की चीज़ें ऐड की, और उसके बाद बाहर गया तो गया। तो विकास ने पूरी मतलब जो 6 छोटे सब्जेक्ट होते हैं उनकी एक समग्र रणनीति के रूप में बताएं तो सार यही निकलता है कि जो आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है हर साल, उस पर ज़्यादा नए मेहनत करते हुए जो रेगुलर चीज़ें आ रही जैसे बिहेवियर है, लॉ है, उनसे फिक्स चीज़ें आ रही तो उन पर ज़्यादा मेहनत करें। जो जीके जीएस के सब्जेक्ट है, जो GS1 GS2 वाले सब्जेक्ट है, उन पर ज़्यादा जोर दो। तो अब सीधा चलते हैं अपन चौथे पेपर के। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ, मैं रूममेट था इसका, लगातार 2 साल से साथ ही तैयारी कर रहे थे। तो ये क्या है कि हिंदी मीडियम से है विकास, लेकिन इनका अंग्रेजी का पोर्शन इतना मजबूत है, जैसे कोई भी कोचिंग में ये टेस्ट देने जाते थे हमेशा फिक्स फर्स्ट रैंक। कोई भी आप चीज़ दिखाओ, जैसे अंग्रेजी में निबंध का ऐसे आ गया, उस पर 5 मिनट में ये कोई भी नई चीज़ के पेज भर देंगे। तो आपका जो अंग्रेजी का ये सब्जेक्ट है वास्तव में अद्भुत है, मैंने भी देखा साथ में रह के। तो इसको कैसे करा, हिंदी मीडियम होते हुए इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो सकता है? नहीं, उसमें ये था कि इंग्लिश बेसिकली एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था मेरे। जब मैंने कॉमर्स थी, कॉमर्स, आपको अगर किसी ने कॉमर्स ली होगी तो उसको पता होगा कि वो इंग्लिश से थोड़ी अलाइन भी है। तो मेरा इंग्लिश बचपन से इंटरेस्ट था, बचपन से नहीं कह सकते, 11th क्लास से। उसके बाद में मैंने 11th और 12th में इंग्लिश की ग्रामर स्ट्रॉन्ग की, और उसके बाद से मेरा ये था कि मैंने इंग्लिश को एक व्यवहार में ले लिया। क्योंकि हिंदी मीडियम होते हुए इंग्लिश मुश्किल होती है। मैं इंग्लिश के अखबार पढ़ता था, मैंने गाने भी इंग्लिश के स्टार्ट कर दिए थे, मूवी भी देखते थे और शायद आप? मूवी भी देखता था इंग्लिश में। हाँ। स्टार्टिंग में मुझे समझ भी नहीं आती थी, लेकिन मैं देखता था, ताकि मैं उस पहले सबटाइटल के साथ देखने स्टार्ट की, फिर मैंने बिना सबटाइटल स्टार्ट कर दी, और फिर तो एकदम इंग्लिश वो पूरी आ गई। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ग्रामेटिकल रूल भी नहीं पता कि कोई चीज़ में ग्रामर में होता कैसा है। कुछ बहुत टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे रूल नहीं पता, लेकिन चूंकि वो व्यवहार में है तो मुझे पता लग जाता है कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये नहीं है। बस उसके लिए भाई नियम रटते नहीं हो आपकी, ये हाँ, उसमें नियम टेंस याद ये है, करने की जरूरत नहीं वो। पड़ती। और कोई भी अगर इंग्लिश का है तो उसे ये पता होगा, जो इसकी इंग्लिश अच्छी है, तो उसको पता है कि नियम याद करने जरूरी भी नहीं है। इंग्लिश एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है, और आप नियम याद भी कर लोगे तो भी आपको गलत प्रैक्टिस जाएगा। बहुत ज़रूरी है। कि वो प्रैक्टिस जो है, उस चीज़ का प्रैक्टिस करो आप, प्रैक्टिस सेट उठाओ और उन नियमों का प्रैक्टिस करो, ताकि आपके वो व्यवहार में आ जाए। और जो कंपोजिशन वाला पार्ट है, उसके लिए आप मेहनत करो, बार बार लिखते रहो इंग्लिश। अगर किसी की बिल्कुल भी कमज़ोर है तो सेंटेंस फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करो। पहले सेंटेंस लिखना सीखो, धीरे धीरे सेंटेंस लिखना सीखोगे, उसके बाद पूरा एक कंपोजिशन लिखना सीखो। प्रैक्टिस ही ज़रूरी है उसके लिए, इंग्लिश कंपोजिशन पार्ट के लिए। ठीक है। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए सर सीधी सिंपल बात, ग्रामर इज रटाफिकेशन। अच्छा। उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैंने राघव लोगों प्रकाश पे को, जा सकते हाँ, हैं लोगों सीधा। को कहते सुना है कि रटना बहुत हार्मफुल है। नहीं है हार्मफुल, रटना रटनी पड़ेगा, पड़ेगी आपको पड़ेगा। चीज़ें, रटना 50 जरूरी नंबर है। के लिए तो लड़ना पड़ेगा हाँ, उसके लिए। रटो, आंख बंद करके रटो ग्रामर। मैंने राघव प्रकाश का एक भी लोम सब नहीं छोड़ा, एक भी प्रायः नहीं छोड़ी, सारा का सारा कुछ रटा है मैंने। उसके साथ जैसे बोर्ड की बुक हाँ, सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी पढ़े आपने? राघव प्रकाश के साथ साथ मैंने बोर्ड की जो सौंदान की बुक आती है वो पढ़ी थी। 2 बुक इनफ है, 2 बुक से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। 2 बुक से बाहर आपका 1 या 2 नंबर का जाए तो जाए पोर्शन, राघव प्रकाश और आप सौंदान चारण बोर्ड वाली बुक पढ़ लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है। और इंग्लिश रटना के लिए तो पड़ेगा, आपने बताया भाई व्यवहार में होनी चाहिए। व्यवहार में होनी अब चाहिए। हर किसी के व्यवहार में नहीं हो सकती, इंग्लिश में टाइम लगता है। तो उसके लिए कोई ऐसी बुक बताओ जो मतलब नया बच्चा हो हिंदी मीडियम से, जिसको अधिकांश बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है उसको। तो उसके लिए भाई कोई बुक बताओ आप, जैसे इंग्लिश तैयार हो जाए, कोई स्पेसिफिक बुक। उसके लिए बुक सर यही है, उसके लिए मैंने पर्सनली बुक फॉलो नहीं की, इसलिए मुझे बुक्स का ज़्यादा पता नहीं है। आप कोई भी एक टीचर है जो यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर कोचिंग्स के टीचर है, वहाँ से इंग्लिश पढ़ो आप। ग्रामर आपको आनी जरूरी है इंग्लिश के लिए, ग्रामर आई। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है आपको स्टेशनरी पे मिल जाएंगे। जैसे 2023 और 2024 का परिणाम आया मेंस का, तो उसमें यही प्रॉब्लम है, कट ऑफ लगातार नीचे आ रही। 263 थी उसमें 2023 में शायद, और उसके बाद सीधी 208। तो बच्चे सारे क्या कर रहे हैं, सारे ऐसे कर रहे हैं कि भाई कोचिंग ख़राब है, सारे सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट हो जाओ, वो है वो है वो है, लेकिन खुद नहीं पढ़ रहे हैं। खुद बहुत ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया है, इधर उधर बहुत चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं। तो उससे कैसे दूर रहें, फ़ोन से कैसे दूरी बनाएं, सोशल मीडिया से कैसे दूरी बनाकर पढ़ें। फ़ोन एकदम साइड करना वो भी ज़रूरी नहीं, वो भी नहीं है ना इसमें चीज़ में। तो उसको कैसे करें? उसका मेन यही है कि आपका दृढ़ संकल्प कितना है।
आप उस चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। मेन ये है कि अगर आप इस चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, पहली बात ये। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर किसी का मन बार बार विचलित होता है तो फ़ोन मेरे ख्याल से काफ़ी कंपलसरी चीज़ है आज की दुनिया में। फ़ोन को भाई नहीं ये नकारा ऑन जा करने के लिए सकता चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए चाहिए। और पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। व्हाट्सएप भी चाहिए होता है क्योंकि ग्रुप्स होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उसमें मटेरियल भी आता है हर पढ़ने टाइम वाला। पढ़ भी नहीं सकते हाँ, उस चीज़ को। ठीक है। और कभी कभी होता है कि माइंड फ्रेश करने के लिए किसी से जुड़ना भी पड़ता है, बातें भी दोस्तों से ज़रूरी होती है, वो सब चाहिए, लेकिन उसमें कंट्रोल खुद का ज़रूरी है। देखो मेरा ये था कि मैं पूरे दिन में मेरा सोशल मीडिया पे टाइमिंग लगभग 15 या 20 मिनट रहा होगा। तो मेरा यही था कि मेरा खुद का इतना था कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहता था। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ही मेरा यही था कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मेरे लिए सब कुछ ही यही था। मेरे जो जिस जीवन में मैं जी रहा था उससे निकलने का मेरा तरीका यही था आरएस। तो उसके लिए मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम 8-9 घंटे रहा होगा, लेकिन उसमें सोशल मीडिया लगभग बिल्कुल ना के बराबर रहा होगा। यूट्यूब पे क्लास देख लो, जब भी मान लो मेरा किताबों से मन नहीं लग रहा, नोट्स में मन नहीं लग रहा, तो मेरा ये होता था कि मैं यूट्यूब पे कुछ भी उस टॉपिक से अकॉर्डिंग या फिर शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी देख लेता था, ताकि मैं पूरा आउट ऑफ द भटको बॉक्स ना नहीं, चला पूरी जाऊं। चीज़ को। हाँ। बस यही था कि खुद पे कंट्रोल रखो और बार बार खुद को याद दिलाते रहो कि मैं ये चीज़ कर क्यों रहा हूँ, वो ज़रूरी है। बिल्कुल। अपने को पूरी तरह भी हटना नहीं है ऐसे फ़ोन से कि बंद कर लो, बस सिम बंद करके दूसरी चेंज कर लो। उसमें आदमी है ना 4-5 दिन में थक जाएगा। अपने को साथ में फ़ोन भी रखना है, लेकिन अपने को कंट्रोल रखना है और अपने लक्ष्य के प्रति कितने डेडिकेट हैं वो चीज़ ज़रूरी है। ये हो गया फ़ोन, सोशल मीडिया। अब सर जैसे अपना 3 ग्रुप था, 3 लोगों का, मनफूल जी थे, मैं था और आप थे, लगातार 2 साल से साथ थे। तो कंपनी का क्या रोल होता है, कैसी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी का कितना योगदान है हर चीज़ में, तो वो आप सर थोड़ा बताइए। मेरे केस में तो सारा और योगदान ही आप कंपनी का जैसे है। भाई सफलता हुई आपको, तो कंपनी के लिए मतलब क्या चीज़ें वो। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे केस में लगभग सारा योगदान कंपनी का ही है। मैं नया व्यक्ति था, जयपुर भी शायद मैं पहली बार ही गया हूँगा जयपुर, ठीक है। तो कंपनी इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका माहौल सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। जो आपके दोस्त हैं वो आपके विज़न को, आपके लक्ष्य को कितना सपोर्ट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि अपन आरएस की तैयारी करते हैं और अपन ऐसे ग्रुप में बैठते हैं जिसका आरएस से कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें होता ये है कि हो ना हो, कहीं ना कहीं वो आपकी तैयारी अफेक्ट करती है, आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगी। जैसे हम तीनों का ग्रुप था तो हमारा यही था कि हम तीनों एक ही चीज़ में अलाइन थे और एक सकारात्मक कंपटीशन मान लो, एक दूसरे को सजेशन देने की। भाई अगर राजा राम जी की कुछ कमी रह गई तो मैं इनको टेस्ट कॉपी देख के बताता कि ये आपको करना है। मैं इनकी कॉपियाँ देखता तो मैं ये सीखता कि यार ये क्वेश्चन इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, तो मैं अगली बार उस टेस्ट को, मेरे में ये चीज़ अच्छी थी कि मैं बाहर कोचिंग के खड़ा रहता तो जो भी मेरे को मिलती उसको मैं कॉपियाँ देख लेता था लोगों की। तो हम एक दूसरे से ये सीखते थे, तो आपस में योगदान का बड़ा योगदान रहा। तो इसे यही है कि कंपनी ऐसे लोगों को रखे जो सेम तैयारी करते हैं और आपके प्रति पॉजिटिव है और आपके लक्ष्य को सपोर्ट करते हैं। बस भाई मेरे को भी बहुत फ़ायदा हुआ, हम तीनों का ग्रुप एक ग्रुप बना, तीनों का इस बार मेंस वापस क्लियर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मेरी जो सफलता है वो अपने दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ठीक है, अब आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो। सर सफलता का श्रेय बहुत लंबा हो जाएगा। माता पिता, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की कृपा था ही। बाकी जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मेरे कोच को हमेशा सपोर्ट किया है। जब मुझे बाहर पढ़ना था तो हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि दोनों को बाहर भेज सकें, तो भैया मेरे वापस गांव आ गए कि मैं गांव चला जाता हूं और छोटे वाले भाई को वहां पढ़ाऊँ। तो मैं जोधपुर पढ़ पाया। उसके बाद भी जब मैं जॉब लगा, मुझे तैयारी करनी थी, तो बड़े वाले भैया ने बोला कि इसको तैयारी करवाओ, भाई इसको आपके तैयारी पढ़ करनी। रहे हैं या मतलब क्या कर नहीं, रहे हैं। मेरे बड़े भाई अभी सर्विस में लगे हैं। और पिताजी। पिताजी मेरे ट्रक ड्राइवर हैं सर। अच्छा, और माता गृहिणी। माता गृहिणी है। तो अभी सर्विस में लगे, तो उन्होंने मेरे कोच को हमेशा सपोर्ट किया। एक होता है ना कि सर इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जरूरी। तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरे लक्ष्य के लिए सपोर्ट किया और मेरे लक्ष्य के मेरे से ज़्यादा भी वो समर्पित है। तो मेरे भैया तो है ही, और उसके अलावा जो हमारी 3 जनों की टीम है, जो 3 तिगड़ी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मेन जो रणस्थली है वहाँ पे तो हम 3 ही साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर घर वाले भी नहीं साथ होते हैं, तो अपन चीज़ों को डिस्कस करके आप भी एक ऐसा समूह बनाए जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो बुक का ये है कि बुक मैंने फॉलो करी नहीं, लेकिन ये है कि जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वर्क बुकें लगती है स्कूल लेवल पे, तो आप वो वर्क बुकें लो, उनमें प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। तो ग्रामर पहले कोई टीचर से पढ़ो और वो प्रैक्टिस करो, उससे ग्रामर आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी और वहाँ से ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे आप पूरे कंपोजिशन लिखने का ट्राई करो। ठीक है, मैं कह सकता हूँ, जैसे अभी स्कोर कार्ड इनका आया नहीं, पर आएगा तो ये चौथे पेपर में पूरे राजस्थान में टॉप होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इनका मैंने 2 साल से नज़दीक से देखा, हिंदी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनका ये जो स्ट्रेटजी बताई है वो आप फॉलो कर सकते हो। अब आगे चलते हैं सर,
प्री कम मेंस एक साथ करें या अलग मेंस का करें, वो कैसे नहीं, करें? अलग मेंस जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है कि प्री के बाद मेंस करें, वैसी कोई चीज़ नहीं, प्री के बाद मेंस नहीं हो सकता। आप तैयारी स्टार्ट करें तो आप कमांड पढ़ें, आप मेंस के हिसाब से ही पढ़ें। जब प्री का पेपर आने वाला होता है उससे पहले 2 या ढाई महीने आप प्री में शिफ्ट हो जाए। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए 3 महीने लगेंगे। जैसे अब मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मुझे प्री में टाइम नहीं लगता, मुझे 15-20 दिन इनफ होते हैं क्योंकि मैं इतनी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। आपके पास हाईएस्ट 2 या ढाई महीने आप प्री को दे दो, उससे पहले भी आप मेंस का पढ़ो और उसके बाद भी आप मेंस का पढ़ो। तो प्री का मेंस का यही फिनोमेना है कि आप मेंस वाइज पढ़ो, प्री से पहले 2 महीने आप कुछ प्री वाइज पढ़ सकते हो कुछ। ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरी है सर इस तैयारी के लिए? बहुत ज़रूरी है, सारी ज़रूरी है, सब आपने कुछ कहाँ से ज़रूरी है। करी? सबसे पहले यही ज़रूरी रेगुलर है। रखी या बीच में मेंस प्री के बाद रखा या प्री से पहले रखा, ये टेस्ट सीरीज का सर नहीं बताइए। नहीं सर, क्योंकि मेरे पास जॉब थी तो मैं पहले तो रख नहीं पाया और टेस्ट आधे ऑनलाइन ही दिए थे। लेकिन टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। जो नए क्वेश्चन आते हैं उसको अटेंड करने का तरीका आप कहाँ से सीखोगे? टेस्ट सीरीज़ से। आप कोचिंग के टेस्ट लेते हो और वो टेस्ट देते हो तो फिर आप नए क्वेश्चन सीखते हो। और टेस्ट सीरीज़ का मेन ये है कि जिस कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो तो ट्राई ये करो कि दूसरी कोचिंग के टेस्ट ज्वाइन करो। क्योंकि कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, कोचिंग की टेस्ट सीरीज ये होती है कि वो अपने नोट्स में से पूछेंगे, तो आप याद करते हो, वहाँ डाल के आ जाते हो, नए क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए एक कोचिंग के नोट्स पढ़ो और कोचिंग कोई दूसरी तीसरी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने पर्सनली, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 2023 में स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज थी, अपन तीनों ग्रुप के साथ थी। ही था अपना। तो स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज में कुछ उसमें एक बेसिक दिक्कत ये है कि वो नोट से आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछती, नहीं पूछते रेगुलर, नोट से पूछते नोट से ही पूछेंगे। हमारे से वही मिस्टेक हुई थी। हाँ। तो उसमें ये है कि आप किसी और कोचिंग के टेस्ट सीरीज को भी ऐड करो साथ में। तो इस बार मेरा ये था कि मेरे पास जो मैटर था, मैंने इस बार एक मैटर तो रखा नहीं, एक कोचिंग के, 2 कोचिंग के, जैसे मैंने अलग अलग कोचिंग के अभी नोट्स बताए थे। हाँ, पूरा हो गया। तो मैंने एक ऐसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जिसका मैटर मेरे पास नहीं था। मैंने सम्यक ज्वाइन की थी क्योंकि वो मेरे पूरे मैटर से ही अलग थी। तो मेरा ये था कि मैटर से अलग कोई टेस्ट सीरीज ले लूँ ताकि मेरे नए क्वेश्चन अटेंड करने की और नए क्वेश्चन सोचने की क्षमता बढ़ पाए। टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, आप टेस्ट दो, टेस्ट से आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी, आपका एनालिटिकल अप्रोच बढ़ेगा। और अगर मेरे को पर्सनली 2 टेस्ट सीरीज सजेशन करनी हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कलाम और सिरेमिक, अच्छा, 2 टेस्ट सीरीज है जो आरपीसी के पैटर्न के अलाइंड है और आप उनको फॉलो कर सकते हो। नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके टेस्ट सीरीज में नंबर आए, अपन कभी कभी नंबरों के पीछे भागते हैं कि टेस्ट सीरीज में नंबर आने जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज में ये ज़रूरी है कि आपकी अप्रोच आपको चैलेंज कितना करती है, आपकी अप्रोच कितना डेवलप होती है, बस। बिल्कुल। ये सारी स्ट्रेटजी अपन ग्रुप के साथ भी शेयर करते हैं। हम दोनों एक ग्रुप भी बनाया छोटा सा, RS विद एनालिसिस, तो उस पर हम रेगुलर डालते रहते हैं भाई क्या कंटेंट पढ़ना होता है, तो वो भी चीज़ वहाँ से अपन कवर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सर। एक बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, जैसे फ्रेश बच्चा है, जैसे 12th करके आया, तो कोचिंग कितनी ज़रूरी है उसके लिए? कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी से हो जाए? ऐसा हो सकता है घर पे रह के कर सकते हैं या जाना पड़ेगा बाहर बड़ी सिटी में? नहीं, बड़ी सिटी वाला कोई ज़रूरी नहीं है, बट कोचिंग का अपना महत्व है। देखो, मैं कोचिंग के बारे में रेंट सुनता हूँ कि कोचिंग ऐसे कर दिया, कोचिंग ऐसे कर दिया, कोचिंग ऐसे हाँ, कोचिंग पे आजकल बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं चॉइस के बाद। दिक्कत ये है कि कोचिंग ज़रूरी है। मान लो मैं एक ग्रामीण परिवेश रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास जॉब भी थी, जॉब के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। अब मेरे को जब स्टार्ट करनी है, पहली बात मैं उतना मैटर इकट्ठा नहीं कर सकता। इकट्ठा मैं सारी बेसिक ऑथेंटिक किताब इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास 100 से अधिक किताबें होगी। फिर उन किताबों से मैं मेरे काम का मैटर निकालूँ, फिर उनको मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो बहुत मेहनत एक लग जो जाएगी। बेस बनता है उसके लिए कोचिंग चाहिए। लेकिन ये है कि केवल कोचिंग पर्याप्त नहीं है। कोचिंग ज़रूरी है लेकिन केवल कोचिंग पर्याप्त नहीं है। कोचिंग आपको ऐसे थाली में रख के नौकरी नहीं दे सकती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग के साथ साथ जो ऑथेंटिक बुक्स मैंने बताई वो करनी पड़ेगी, कुछ गवर्नमेंट साइट से वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सारा कुछ आपको भी ट्राई करना है। अपन ये क्या होता है, बच्चों में ये होती है कि कोचिंग पे निर्भर रह जाते हैं। कोचिंग ने बोल दिया तो कोचिंग के माई बाप वो सब बोले वही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसमें मेन भटकाव वो है कि उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो ट्राई करो, बस वही है। कोचिंग ज़रूरी है। कोचिंग से डिसिप्लिन आता है, अपने को पढ़ने की जो फिक्स होता है टाइम पीरियड, भाई इतने बजे कोचिंग जाना है, उसके बाद ये टेस्ट होगा, उसके टेस्ट के लिए तैयारी करना है। तो कोचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग पे ही 100% हो जाए इस तरह होगा नहीं। जैसे मैंने 2023 में गलती कर ली, मैंने पूरा स्प्रिंग बोर्ड का पढ़ा। उस टाइम वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ, 18 का 21 का सीधा स्प्रिंग बोर्ड से आ रहे थे। तो मैंने क्या करा, पूरा का पूरा रट लिया पूरा, लेकिन उसमें नए क्वेश्चन आए तो मैं अटेंड कर नहीं पाया, पहला अटेम्प्ट था। इस बार मैंने भी चेंज करा, कुछ जो नई चीज़ें ऐड करी इन्होंने बताया मेरे साथ, मैं इनसे सीखा। इकोनॉमी का पार्ट है, वहाँ बजट पढ़ा, जो साइट है दृष्टि की साइट है वहाँ से कवर अप करा, और भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, करंट से रिलेटेड सब कुछ करा, तभी मतलब इस बार हुआ है मेंस। ठीक है सर।
तो अब आगे चलते हैं भाई, प्री का हो गया, मेंस का हो गया, अब आगे क्या है, इंटरव्यू है। अब हाल फिलहाल अब जो रिजल्ट आया उसके बाद बच्चों का इंटरव्यू कॉल भी है, जैसे 2200-2300 बच्चों को लिया है। वो भी सुनना चाह रहे हैं आप भाई क्या पूछते हैं, ऐसे इसके लिए क्या करें, अलग से कोई शेड्यूल लें, कोचिंग लें, तो क्या सीधा ही हो सकता है, उसके लिए आप विस्तार से बताइए सर। इंटरव्यू के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंटरव्यू एक टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट पहले तो सर आप बताइए कौन सा बोर्ड था आपके, क्या चीज़ें पूछी, और आप मतलब वहाँ पर सहज थे या सहज थे, वहाँ माहौल कैसा था अंदर, वो चीज़ देखो, बताइए। मेरे मंजू मैडम का बोर्ड था। अच्छा। और ऐसे आप किताबी चाहे ट्राई कर लो, लेकिन एक एक्चुअल बोर्ड में जब आप जाते हो तो बाहर के टाइम आपको एक बार के लिए ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा प्रेशराइज महसूस करोगे आप। लेकिन इसके लिए इंटरव्यू के लिए पढ़ने की स्ट्रेटेजी यही है कि आधी तैयारी तो आपके मेंस के टाइम हो जाती है, ठीक है। अभी 25 की वैकेंसी भी पाइपलाइन में है, तो आप 25 की तैयारी भी करोगे। जो भी नए बच्चे हैं वो 25 की तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी होती रहती है। लेकिन उसके अलावा जो भी आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, आपका जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है, जैसे मेरा कॉमर्स था तो मुझे इकोनॉमी से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए। बैकग्राउंड जरूरी है तैयार करना। उसके अलावा अगर आप किसी जॉब में हो, जैसे मैं शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक हूँ, तो मेरे कनिष्ठ सहायक से सवाल पूछे गए, मुझे शिक्षा विभाग से सवाल पूछे गए, वो जरूरी है। तो अपना बैकग्राउंड, जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है, अगर किसी ने पीजी कर रखी है किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रखा है, तो उसका ये मान लो कि उसका सारा का सारा इंटरव्यू उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर किसी कोई जॉब में है तो उसका 50% इंटरव्यू उसी के अराउंड चलेगा। ये लगभग सारे मेरे साथ जिसमें दिया सब ने ये चीज़ नोटिस की है, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी जो प्रैक्टिस है, जो बोलने की प्रैक्टिस है, उसमें आप ये ट्राई करो कि मॉक दो, ज़्यादा मॉक नहीं तो 5-7 मॉक दो। कोई फिक्स कोचिंग लें या अलग अलग नहीं कोचिंग नहीं, में जाएं? सारी कोचिंग में जाके, उसमें मॉक में कुछ भी नहीं है। मॉक सारे कोचिंग के देते रहो, अलग अलग ट्राई करते रहो, अलग अलग बोर्ड में बैठोगे। एक बोर्ड के पास ज़्यादा टाइम से क्या होता है कि आदमी उस बोर्ड के यूज टू हो जाता है, फिर उससे प्रेशर फील नहीं होता। इससे अच्छा है कि नए नए बोर्ड ट्राई करो, है ना। आपकी पृष्ठभूमि से क्वेश्चन थे या ओबी से थे, ज़्यादा किसके क्वेश्चन थे नहीं, आपके? मेरा जो ग्रेजुएशनल बैकग्राउंड था उससे थे, अच्छा। और शैक्षणिक बैकग्राउंड से थे। 2 क्वेश्चन मेरी ओबी से थे, क्रिकेट थी मेरी ओबी, और क्या उससे थे। पूछा क्रिकेट में वैसे क्रिकेट पर्टिकुलर? में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला वो था, और महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट से अच्छा। पीछे क्यों है ये पूछा था। और एक कोई क्रिकेट का और क्वेश्चन था, मैं भूल रहा हूँ। बाकी एक और मेरा पूरा ही पोर्शन, मेरे पूरे जो बैकग्राउंड सबसे ही अलग था। मुझे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, एक मेंबर पूरे मुझे जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और वो पॉलिटी में आपका लेके चले गए। सब्जेक्ट अच्छा था? हाँ, वो मेरा सब्जेक्ट बेसिकली अच्छा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई नहीं उसमें। हाँ सर, क्या है कि काफ़ी बच्चे निराश थे इस बार रिजल्ट में। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर क्या करें, बार बार असफल हो रहे हैं। 21 में हुआ नहीं किसी का, 23 में नहीं हुआ, किसी का 24 में नहीं हुआ, तो बार बार असफलताओं से कैसे करें। कोई तो क्या कर रहा है, तैयारी छोड़ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है आज के टाइम में, कोई पता नहीं क्या ही कर रहा है। तो असफलता से कैसे उभरे? सर, असफलता से उभरने का, जैसे मैं खुद 2021 का मेंस असफल हुआ था, लेकिन मैंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया। कभी कभी असफलता आपके लिए ज़रूरी होती है, जो नेगेटिव प्रेरणा होती है ना, उसे एक चैलेंज के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही ये ज़रूरी है कि आप असफलता के कारणों को पहचानो। आप कहाँ असफल हुए, आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, और उन गलतियों को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 21 में पहचाना कि मैंने कहाँ लेक करता हूँ, और मैंने उससे नेगेटिव प्रेरणा बहुत ली सर। जो नेगेटिव चीज़ मेरे साथ हुई, लेकिन मैं उससे मोटिवेट हुआ कि मैं अगली बार इस एग्ज़ाम में पूरा इसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो उस वजह से मैं उस चीज़ के प्रति ज़्यादा समर्पित हुआ। और दूसरा ये है कि अपनी कमियों को पहचानो और उसे रेक्टिफाई करते रहो, जिस पोर्शन में आपकी कमी है। सर आपका रिजल्ट आया जैसे, तो उस टाइम ऐसे विश्वास हुआ कि भाई 10वीं रैंक आ गई पूरे राजस्थान से, क्या प्रतिक्रिया हुई उस टाइम? आप कहाँ थे, क्या ऐसे दोस्तों का कॉल आया या और क्या थी चीज़ें? नहीं नहीं सर, मैं था तो घर पे ही, लेकिन वो क्या होता है कि गुजरम तो आते ही हैं। पहले तो यकीन नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा ऐसा 4 जनों से चेक करवाए, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी पापा को फ़ोन किया, वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो रहा था कि भाई 10वीं रैंक आ गई पूरे राजस्थान तभी से? तो 4 जनों से चेक करवाया सर। उसके बाद मम्मी पापा को बोला, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब जो दोस्तों का और जो समाज का स्नेह मिल रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भाई एक सिंपल आदमी है जो एक रात में ही एक रिजल्ट से कैसे चेंज हो जाता है, वो आप देख रहे हो अभी। तो सर ये हमारे साथ थे विकास सियाग, जिन्होंने हाल ही में 10वीं रैंक अर्जित की, और हमारे पूरे समाज, पूरे दोस्तों के लिए गर्व का पहले। और जब इनका रिजल्ट आया, मेरे को भी पूरी रात नींद नहीं आई, और मैं क्योंकि रूममेट था, और हमारे साथ वो मनफूल जी भी थे, उनसे भी आपका जल्दी परिचय कराएंगे। तो हमारे ये 3 दोस्तों का समूह था, हमने मिलकर तैयारी करी और इस अंजाम तक पहुँचे। अभी आगे हमारा भी रिजल्ट आने वाला है। तो सर थैंक यू सर।